नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार स्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती में भूगोल के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग भारत की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थात भारत की जो कृषि व्यवस्था है या भारत में जो कृषि की जाती है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की कृषि। देखिए, चूंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर जितने उद्योग नहीं है, जितने रोजगार नहीं है, या जितने कह लीजिए आपकी आय के स्रोत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ खेती की जाती है। और भारत की 2011 की जब जनगणना हुई थी उसमें ये देखा गया कि भारत के लगभग 55% हिस्से पर खेती की जाती है या कृषि की जाती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो लगभग आधे से ज्यादा हिस्से पर खेती की जाती है। इसलिए भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, या आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि भारत का जो भरण पोषण होता है वो खेती से होता है। तो खेती को पढ़ना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है और ये भी भूगोल का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखिए, कृषि की बात करें, खेती, तो खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्षा। पानी का बरसना या वर्षा का होना कृषि के लिए वरदान है। जिस जगह पे या जहां पर अगर वर्षा नहीं होती है तो वहां खेती पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और अगर वर्षा होती है तो कृषि कृषि वहां पे होगी। जब हम लोगों ने मानसून के विषय में पढ़ा था तो हमारे यहाँ की जलवायु के विषय में हमने क्या पढ़ा था? हमारे यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी है या मानसून जलवायु है। ठीक है, अर्थात वर्षा पे आधारित है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो कृषि है, जो खेती है, वो भी वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा पर निर्भर करती है मतलब मौसम पर निर्भर करती है, अर्थात मौसम के अनुसार हमारे यहाँ खेती होती है। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय कृषि मौसमी जलवायु पर निर्भर करती है, या भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय कृषि को मानसून के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो मानसून के आधार पर अगर हम कहें तो भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है खरीफ फसल। क्या है पहला? पहला है खरीफ फसल। देखिए, बात करें खरीफ फसल की तो खरीफ फसल जून से जुलाई में बोई जाती है और इसको सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में। और ये पूरा महीना किसका होता है? वर्षा का। किसका महीना होता है? वर्षा ऋतु का। या खरीफ फसल को वर्षा ऋतु आधारित फसल भी कहते हैं। ठीक है, खरीफ की जो फसलें होती हैं उनको जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है, और ये पूरा मौसम होता है वर्षा ऋतु का। इसलिए इन फसलों को वर्षा ऋतु में होने वाली फसलों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इन फसलों में कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे धान हो गया, धान के साथ साथ आपका जौ हो गया, जौ के साथ साथ आपका उड़द हो गया, उड़द हो गया। ठीक है, इत्यादि। ये फसलें क्या है? वर्षा पर आधारित फसलें हैं। इनको खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसलों की खासियत ये है कि ये आपका, देखिए खरीफ फसल, अच्छा यहाँ पे जौ नहीं होगा। ठीक है, जौ आपका गेहूं समय होता है। ठीक है, धान रहेगा। ठीक है, तो धान उड़द ये आपके क्या हो गई? ये आपके कौन सी फसलें हो गई? ये हो गई आपकी खरीफ की फसलें। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है आपकी? यह सब है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु आधारित फसलें हैं या वर्षा आधारित फसलें हैं। इनको हम जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहेगा। और ये पूरी तरह से वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए इनको हम वर्षा आधारित फसलों के नाम से भी जानते हैं। दूसरी प्रकार की जो फसल है वो है रवि। देखिए, रवि फसल को अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और इन फसलों को मार्च से अप्रैल में
काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें, नवंबर से लेके मार्च तक का जो महीना होता है वो ठंडी का होता है, इसलिए इसको शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं। जैसे रबी की फसलों में है, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं के साथ साथ जौ हो गया, जौ हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, और इसके साथ साथ ठंडी में एक दो फसलें और होती हैं, जैसे कि आपका सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। ये सब कहाँ है आपकी, ये सब है ठंडी की फसलें। ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है आपकी रबी की किस फसलें। ठीक, तो मौसम के आधार पे पहली फसल जो होती है या वर्षा ऋतु के आधार पे जो फसल होती है खरीफ, दूसरी फसल होती है रबी की, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम होता है, इसलिए इसको शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख फसलें आपकी गेहूं, जौ, मटर और चना होती हैं। ठीक है, खरीफ के बाद नंबर आता है जायद फसल, और इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और इन फसलों को जून में काट लिया जाता है, या जुलाई कर दीजिए, जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। और इस समय होती है गर्मी, इसलिए इनको हम ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहते हैं। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और आपका ककड़ी हो गया। ठीक है, ये कौन सी फसलें हैं, ये आपकी हैं जायद की फसलें। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा, भारतीय कृषि को तीन भाग में बांटा गया है। पहला, जो फसल वर्षा ऋतु में होती है, खरीफ की फसल, जिसको हम जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, जैसे कि धान, ज्वार, उड़द, बाजरा। दूसरा है रबी की फसलें, जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च में काट लेते हैं। ये मौसम ठंडी का होता है, इसलिए इनको हम शीत ऋतु की फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना। तीसरा आपका आता है जायद, जो कि मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून में काट लिया जाता है। इस समय होता है मौसम गर्मी का, इसलिए इसको हम ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल आपका है ककड़ी, खीरा, या तरबूज, खरबूज। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत की जो फसलें हैं वो तीन प्रकार की हमें फसलें को देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फसलों के विषय में चर्चा करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और अपनी आगे की चीजों को समझेंगे। देखिए, फसलों के विषय में चर्चा करने के बाद में अब जैसे यहाँ जो खेती होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे खेती को, जैसे जहां अगर मिट्टी अच्छी है, दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी वाली कृषि, जहां काली मिट्टी है तो वहां कपास की कृषि होती है, काली मिट्टी में कपास खेती बढ़िया होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे तमाम प्रकार की कृषि है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक है कृषि झूम कृषि। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के ये उत्तर पूर्वी राज्य में ये कृषि की जाती है। कहां पर भैया? उत्तर पूर्वी राज्य में। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय, मेघालय, असम में, मेघालय, असम, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और आपका मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद में आपका आता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन राज्यों में ज्यादातर ये झूम कृषि देखने को मिलती है। अब ये झूम कृषि क्या है समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये जंगल है, झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों को सबसे पहले काट दिया जाता है, काट के इन झाड़ियों को यहीं गिरा देते हैं, गिराने के बाद में यही इसको जला देते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल झाड़ियों को काट करके वहीं गिरा करके वहीं उसी खेत में जला दिया जाता है, ताकि वो खाद का काम करे। फिर यहाँ पर फसल को या बीज को यहाँ पे बो दिया जाता है, बीज को यहाँ पे बो दिया जाता है, और उसके बाद में जब फसल होती है तो फसल एक बार कटाई के बाद में फिर उस जमीन को परती छोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात जमीन के हिस्से पर काट करके वनस्पतियों को जला करके खाद का रूप बनाया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। खेती करने के बाद में कुछ साल तक जमीन को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और
इस जमीन के हिस्से को छोड़ करके किसी और जमीन के हिस्से पर यह खेती फिर से की जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे यहां से खेती यहां शिफ्ट हो गई, इसलिए इसको हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जो कृषि एक जगह से दूसरे जगह दौड़ती रहे या शिफ्ट होती रहे। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि स्थानांतरित कृषि में जंगलों को काट करके, साफ करके, उनको जला करके खाद की तरह प्रयोग में ला करके खेती की जाती है। एक बार एक फसल की खेती करने के बाद में जमीन को 2-3 साल के लिए परती छोड़ देते हैं। जब परती छोड़ देंगे तो वहां फिर घास पतवार आ जाएगा, कहीं और खेती करते रहेंगे, काट पीट के फिर वहीं आ जाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि झूम कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें जलाना भी आया है, काटना भी आया है। तो इस खेती को कर्तन एवं दहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नया आया है एक शब्द, कर्तन और दहन कृषि। तो कर्तन और दहन कृषि कह दे या स्थानांतरित कृषि कह दे या आपसे झूम कृषि कह दे, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तीनों का मतलब क्या है भैया? एक ही है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, तो झूम कृषि हो गया। झूम कृषि के बाद में हम आप समझते हैं आगे जैव आधारित कृषि या जैव कृषि। जैव कृषि देखिए, जैव कृषि। अब देखिए, ये जैव कृषि क्या है इसको हम समझते हैं। पहले समझते हैं, देखिए, खेती के लिए चूंकि आप सुनते होंगे, जो किसानी करते जो करता हो जानता होगा, यूरिया, डायरिया, पता नहीं क्या क्या खाद प्रयोग में लाते रहते हैं। इन खादों के प्रयोग से हमारी फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर हम 2-4 बार कर देंगे तो हमारी जमीन जो है जहरीली होने लगती है और एक समय ऐसा आएगा कि वो फसल उत्पादन करना ही बंद कर देगी। इसके उपाय के लिए एक साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड, ध्यान से समझिएगा, अल्बर्ट हावर्ड। इन्होंने कहा कि यार, ये खाद का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम खाद को किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमें लाभ भी हो और हमारी जमीन बंजर भी ना हो। तो इन्होंने देखिए, खाद के रूप में इन्होंने गोबर का प्रयोग किया। गोबर के साथ साथ सड़ी गली वनस्पतियों का प्रयोग किया। गोबर का प्रयोग किया, सड़ी गली वनस्पतियों का प्रयोग किया, माइकोराजा एक घास होती है उसका प्रयोग किया इन्होंने, साथ साथ कवक का प्रयोग किया। कवक मतलब काई वगैरह। ठीक है, इसके बाद इन्होंने शैवाल का प्रयोग किया। शैवाल, ठीक है, ये भी पानी में जो होता है, काई वगैरह। इन इन सब चीजों को सड़ा गला के उन्होंने खाद के रूप में प्रयोग किया और देखा कि फसल की उपज बहुत अच्छे से हुई, तो फायदा हो गया ना। अल्बर्ट हावर्ड ने देखा कि हमने जहरीली जो खाद होती है केमिकल वाली, उसका प्रयोग नहीं किया इन्होंने। इन्होंने इन सब का प्रयोग किया और तब भी फसल अच्छी मात्रा में हुई। तब इन्होंने इस प्रकार की खेती को एक नया नाम दिया, जैव कृषि। जैव कृषि। और ये सब क्या है? ये सब है जैविक खाद। क्या है? जैविक खाद। ठीक है, जैविक खाद। जैविक खाद में आप राख को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस प्रकार की खेती से या इस प्रकार की जब वो खेती कर रहे थे तो इनको एक शैवाल मिली। इनको एक शैवाल मिली, उस शैवाल का नाम था क्लोरेला। देखिए, क्लोरेला। और ये एक ऐसी शैवाल है जिसको अंतरिक्ष में व्यक्ति लेके जाते हैं और इंजन हौज में उगा करके क्या करते हैं? इसको खाते हैं। और ये घास बहुत खतरनाक है और ये आपकी भूख मिटाती है। क्या करती है? आपकी भूख मिटाती है। मतलब अगर आप 2-4 दिन तक खाना नहीं खाना चाहते हैं या आपने कुछ नहीं खाया है, तो इस घास को या इस शैवाल को आप खा लेंगे तो आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाता है और खाता है भूख मिटाने के लिए? तो कौन सी शैवाल है भैया? क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला ऐसी शैवाल है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाता है और उसको खाता है और अपनी भूख को मिटाता है। क्लियर हो गया? तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जैविक खेती के बारे में। और जैविक खेती के बारे में अपने पढ़ने के बाद में साथ साथ आपने ये भी सीखा कि जैविक खेती इसको क्यों कहते हैं और जैविक खाद क्या होता है। साथ ही साथ किस खोज किसने की थी? अल्बर्ट हावर्ड ने जब खोज की थी तो इसको क्यूबा ने अपना लिया। क्यूबा,
तो इस प्रकार से क्यूबा देश पहला देश ऐसा था जो जैविक खेती करने वाला देश बना। भारत देश ने भी इसको अपनाया है और भारत देश में सिक्किम सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो जैव आधारित कृषि को उसने प्रोत्साहित किया या जैव आधारित खेती वो करता है। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जो जैव आधारित खेती को करता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब सवाल तो नहीं, जैसे कि मतलब समझते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया भारतीय कृषि के बारे में, अब मैंने आपको समझा दिया जैव कृषि क्या होती है, झूम कृषि क्या होती है, साथ ही साथ भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, उसके एग्जाम्पल और किस महीने में बोए और काटे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे भारत कृषि में कुछ अनाज जो महत्वपूर्ण है जैसे चावल। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हर जगह होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चावल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ऐसे अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं की, तो इसका बड़े पैमाने में उत्पादन यूपी में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है। ठीक है, यहां इन चीजों का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं चावल के उत्पादन को या खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 1967 से 1969 के बीच में, 1967 से 1969 के बीच में हरित क्रांति के बारे में चर्चा किया या हरित क्रांति को लाया। और कौन लाया था? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी 1967 से 69 के आसपास, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आसपास की गई थी। किस लिए की गई थी? खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए, मुख्य रूप से इसमें गेहूं है। ठीक है, खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए एमएस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की प्रारंभ की गई थी या हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए संबंधित था। और एमएस स्वामीनाथन को भी ये जानकारी कहां से मिली थी? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग से, उनकी पुस्तक से, उनकी किताब से मिला था। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1967 में। उसके साथ कहीं 66 में लिखा है, समझ जाइएगा। ठीक है, 66-67 है, समझिए, जब तक कंफ्यूज मत होइएगा, आसपास है। ठीक है, देखिए, और उसके बाद में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। कहां पे? भारत में। नॉर्मन बोरलॉग है पूरे विश्व में। ठीक है, समझ में आपको आ गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है, और साथ ही साथ हरित क्रांति संबंधित किससे है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा, हरित क्रांति के दौरान जब फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा तो सरकार चाहती थी कि हम फसल को जब खरीदें तो किसी के साथ अन्याय ना हो या किसी के साथ ऊपर नीचे ना हो जाए दाम, पैसा, इसलिए उसने एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया, जिसके तहत ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए अगर गेहूं की वैल्यू 17 किलो पर केजी के हिसाब से आ गया, 17 रुपए पर केजी के हिसाब से तय कर दिया गया, तो कोई भी दुकानदार 17 रुपए से नीचे गेहूं नहीं खरीदेगा या 17 रुपए से ऊपर नहीं खरीदेगा। वो बात अलग है, लोग चोरी छुपे करते रहते हैं। ठीक है, तो एमएसपी ये होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आपने ये समझा हरित क्रांति के बारे में, वैसे ही आप एक दो क्रांति के बारे में और समझ लीजिए जो हमारे लिए एग्जाम में आता है। जैसे आपका अगला है श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन इसके जनक है, और इस क्रांति के तहत ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में की गई थी। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है,
और ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी या ऑपरेशन फ्लड जो शुरू किया गया था वो किसके लिए किया गया था? दूध उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से होता है, मछलीय उत्पादन से होता है। एक आपका आता है पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध आपका तेल से है, तेल उत्पादन से, सरसों से वगैरह से। फिर आपका आता है गुलाबी। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से भी है, मछली से भी है, साथ साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्याज से है। ठीक है, प्याज उत्पादन से है। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट है रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध आपका किससे है? अंडा से है। ठीक है, तो ये 5-6 क्रांति जानते रहिएगा, हालांकि बहुत सारी हैं लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5-7 आप जानते रहिएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और उसके बाद में गुलाबी क्रांति और रजत क्रांति। ठीक है, ये 5-7 क्रांतियों के बारे में आप जानते रहिएगा ताकि एग्जाम में आपका आए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। ठीक है, देखिए अच्छा ये लाल, नीली, पीली, काली सब क्रांति चल रही है, क्या कोई ऐसी क्रांति थी जो सबको मिक्स करके चल रही थी? बिल्कुल थी, इंद्रधनुष क्रांति। देखिए इंद्रधनुष क्रांति, जैसे आप देखते होंगे कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं और 7 के सातों एक साथ होते हैं, ऐसे ही इंद्रधनुष क्रांति में सभी क्रांतियों की या सभी उत्पादों की वृद्धि के लिए काम किया जाता है, या मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये जो क्रांति थी सबका सम्मिलित रूप क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। क्लियर? इंद्रधनुष क्रांति। देखिए अच्छा हम लोगों ने क्रांति के विषय में पढ़ लिया, फसल के विषय में पढ़ लिया, फसल कब होती है उसके विषय में पढ़ लिया, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसके विषय में पढ़ लिया। अब एक और रह गया है, उसको समझ लेते हैं, दाल। देखिए दालों का जो खेती होता है या दालों का जो उत्पादन होता है, इसमें बहुत जरूरी ये है कि दाल की जो जड़ें होती हैं, जड़ें ये N2 फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। देखिए स्थिरीकरण क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे जड़ों में जो या पौधों में जो नाइट्रोजन होता है, इनका ये नेचर है कि सब दाल क्या करती हैं? जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देती है, मिट्टी में मिला देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो दालों का यही काम है। इसलिए जब भी आप खेती कीजिए तो 1 साल 2 साल गैपिंग में अपने खेतों में दाल बो दीजिए। ठीक है, अरहर बो दीजिए, उड़द बो दीजिए, मसूर बो दीजिए, जिससे आपकी खेती की उर्वरकता बनी रहेगी। ठीक है, तो दालों का क्या काम है? दाल की जड़ों का काम ये है, वो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देती हैं, यही उनका सबसे बड़ा काम है। साथ ही साथ हमको दाल भी मिल जाता है तो फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं जोत की। ये जोत क्या होता है? देखिए जोत मीन्स जैसे एक आदमी कितना खेत पे जुताई कर रहा है या कितना खेत का हिस्सा जो है उसका भाग है, उसको हम लोग कहते हैं जोत। क्या कहते हैं? जोत। जैसे पहला है आपका सीमांत जोत। इसका क्या मतलब है? देखिए सीमांत मतलब जिसकी लिमिट है, जो 1 हेक्टेयर खेत पे खेती करता है उसको कहते हैं सीमांत जोत। फिर बात आती है छोटी जोत की। छोटी जोत की बात करें तो ये 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच होता है। फिर आता है आपका मध्यम जोत। ठीक है, मध्यम छोटी जोत, ये आपका 2 से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में है। ठीक है, 2 से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में है। फिर आपका आता है अर्ध मध्यम है ये। ठीक है, अर्ध मध्यम है। फिर आपका आता है मध्यम जोत। मध्यम जोत की बात करेंगे तो 4 से लेके ये 10 हेक्टेयर के बीच में है, 4 से लेके 10। फिर बड़ी जोत आता है। बड़ी जोत मतलब 10 हेक्टेयर से ऊपर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था सीमांत जोत में, ये प्रश्न पूछा हुआ है टीचर वैकेंसी का, तो हल्के मत लीजिएगा। सीमांत जोत मतलब ऐसा व्यक्ति जो 1 हेक्टेयर एरिया पे जुताई करता है उसको क्या बोलते हैं, या खेती करता है उसको बोलते हैं सीमांत जोत। छोटी जोत की बात करेगा तो 1 से 2 हेक्टेयर,
अर्ध छोटी जोत कहेगा तो 2 से 4, मध्यम जोत कहेगा तो 4 से 10 और 10 से ऊपर कह देगा तो ये बड़ी जोत हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कृषि आधारित वीडियो। कृषि से बनने वाले प्रश्नों को हमने अच्छे से देखा। टीचर वैकेंसी के लिए इतना इनफ है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।